हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यूनिट की वीडियो नंबर 4। अगर आपका कोई साथी या कोई आपका दोस्त अगर 12th क्लास से है तो मैं 12th क्लास के लिए भी लगातार वीडियो बना रहा हूं। और आज ही मैंने 12th क्लास के लिए एक वीडियो डाली है जो लाइव स्ट्रीमिंग से वीडियो डाली हुई है पृष्ठ रसायन के लिए। उसमें कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो जो आपके कोई भी साथ का या कोई आसपास का आपके पास में से है जो 12th क्लास कर रहा है उसे सजेस्ट कीजिएगा कि वीडियो देखें। जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा वो सारा का सारा उस वीडियो में कन्वर्ट करा हुआ है। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है हमारा, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आज का कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। अब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किसने दी थी उसके अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, ठीक है। तो हम इसे पढ़ लेंगे, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। अब जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था दी थी बोर बरी ने। एक वैज्ञानिक का नाम था बोर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था बरी। इन दो वैज्ञानिकों ने दी थी, बोर बरी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था दी थी वो कितने वैज्ञानिकों ने दी थी? दो ने। एक का नाम था बोर और दूसरे का नाम था बरी, ठीक है। अब इनके अनुसार जो इन्होंने ये व्यवस्था दी थी, ये व्यवस्था इन्होंने जो अपनी दी थी वो दी थी 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में। तो हम इसमें ये समझा देंगे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझाने के लिए सन 1921 में बोर बरी ने कुछ नियम दिए जो इस प्रकार हैं, ठीक है। नंबर 1 जो हमारा नियम है इनके अनुसार ये है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, ठीक है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, ठीक है। तो जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2n²। तो 2n² हो सकती है, ठीक है, 2n² हो सकती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है जहां n बराबर कक्षा की संख्या है, जहां n बराबर है कक्षा की संख्या। जो n है वो कक्षा की संख्या है। जैसे कि हमें ज्ञात करना होगा, जो हम ज्ञात करेंगे पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2n²। 2n² इसका मतलब 2 गुना 1 का स्क्वायर, क्योंकि कक्षा की संख्या कितनी है 1, तो बराबर कुल कितनी हो जाएंगे 2। अब आ जाएगा दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाएगी कितनी? 2n²। अब इस बार n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा। अब तो तीसरी कक्षा में कितना हो जाएगा? फिर इसमें हम कितने लेंगे? 2 तो हमने पढ़ लिया, अब हम लेंगे तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी 2 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस बार हम कितना लेंगे? 2 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, इसका मतलब सबसे पहले तो इसे हटाएंगे जो हमारे पास में आया हुआ था, ठीक है। अब हम इसमें लेंगे 2n² इक्वल टू 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 18 आ जाएगा। फिर तीसरी के बाद में देख लेंगे हम इसमें जो हमारी फोर्थ होगी, अर्थात जो चौथी कक्षा होगी उसमें कितना होगा। तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की
संख्या कितनी होगी भाई 2n²। बार बार ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर बराबर 32। और 5वीं कक्षा में कितनी होगी 2n² इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 50। और अगर हम छठी कक्षा में बात करेंगे तो 2n² बराबर 2 गुना 6 का स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी 72। इस प्रकार से निकाल लेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और कितनी नहीं। ठीक है, इस टाइप से निकाल लेंगे। अब इसके बाद में बात करेंगे अब हम इनके दूसरे पॉइंट की। इन्होंने जो हमें दूसरा पॉइंट समझाया था बोरबरी ने, वो इनका दूसरा पॉइंट क्या था। वो दूसरा पॉइंट इनका कुछ इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 2 वो इनका ये है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 और इससे भीतरी कक्षा में 18 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें लिख देंगे कि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 तथा उससे अंदर वाली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोरबरी के नियम पूर्ण रूप से, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम बोरबरी के नियम पढ़ेंगे तो बोरबरी के नियम के अनुसार हम हर परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ जगह जाके बोरबरी के नियम भी फेल हो जाते हैं, इनके अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाएंगे, केवल 30 तक ही लिख पाएंगे। 30 में भी कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, इससे आगे के नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये समझाया था कि हमारे पास में जब कोई भी परमाणु होगा हम उसमें कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम ये समझा सकते हैं कि जो सबसे लास्ट की कक्षा होगी उसमें 8 रह सकते हैं, जो उससे अंदर की कक्षा उसमें कितने रह सकते हैं 18। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं इन दो कक्षाओं में। फिर इसके बाद में जो इनका थर्ड पॉइंट था, वो थर्ड पॉइंट ये था कि यह आवश्यक नहीं है कि कोष पूर्ण रूप से भरने के बाद ही नया कोष बनना प्रारंभ हो। अगर बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नया कोष बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो इनका थर्ड पॉइंट यही था कि यह आवश्यक नहीं है कि कोष के पूर्ण रूप से भरने पर ही पूर्ण रूप, ठीक है, रूप 2 बार लिख दिया है, इसे हटा देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कोष के पूर्ण रूप से भरने पर ही नया कोष बनना प्रारंभ होगा, नया कोष बनना प्रारंभ होगा। ठीक है, बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर नया कोष बनना प्रारंभ हो जाएगा। नया कोष बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाहर के कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे नया कोष बनना प्रारंभ हो जाएगा। और जो लास्ट का इनका जो फोर्थ नियम था ये है कि जो बाह्य कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तब तक रुके रहेंगे, बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तब तक रुके रहेंगे जब तक कि अंदर के सभी कोष 2n² के अनुसार न भर जाए। बाह्य कोष में
2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब तक रुके रहेंगे जब तक कि सभी कोष टू n स्क्वायर के अनुसार न भर जाएं। ठीक है, ये कुछ नियम थे। अब इनके अनुसार हम कुछ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो अब नियम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे। अब हमने यहाँ कुछ परमाणु लिए हुए हैं, हमारे पास में कुछ परमाणु हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ ले रहे हैं हाइड्रोजन H। इसमें कुल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो हम इसे कितना लिख देंगे? 1 ही लिख देंगे। फिर ठीक है, फिर दूसरा देखिएगा हमारे पास में होता है He, कितना लिख देंगे? 2। तो ये भी हमारा कितना रहेगा? 2 ही रह जाएगा। फिर हमारे पास में होता है 3 में होता है हमारे पास में Li। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 3। जो हम यहाँ लिखते हुए जा रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो हमने बाद में लिखा हुआ है ये 1 2 जो हमने लिखा हुआ है ये यहाँ जो हम लिखे हैं ये वाले ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब 3 को 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3 एक आ जाएगा। फिर हम 4 पे चलते हैं। ठीक है, Be। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 4 होगी, मगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा इसका? 2। फिर हमारे पास में आ जाएगा 5, यहाँ जाएगा B। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो 5 को कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिख देंगे 2 3। क्यों? क्योंकि दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। ठीक है, तो पहले इसमें दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब जाके नया कोष बनेगा। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पे ही नया कोष बनना प्रारंभ होगा बोरबरी के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा? 2 3 ही रह जाएगा। फिर हम चलेंगे यहाँ 6 पे। तो यहाँ 6 पे आता है कार्बन, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 6। तो 6 को हम कैसे लिख देंगे? 2 4। देखिएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनके सबके। फिर परमाणु क्रमांक कितना जाएगा? 7 पे आता है N। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 7 होगी। और 7 को हम कितना लिखेंगे? 2 5। फिर 8 आ जाएगा। 8 पे होता है ऑक्सीजन। इसमें कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 8। और 8 को कैसे लिखा जाएगा? 2 6। ठीक है, फिर इसके बाद में 9 आ जाएगा। 9 पे आ जाएगा हमारा फ्लोरीन। इसमें कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या 9 होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर होगी इलेक्ट्रॉनिक संख्या परमाणु में। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसमें 2 7। फिर इसके बाद में आता है Ne। ठीक है, 10 पे। और इसमें जो कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है वो कितनी होती है? 10। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 8। फिर इसके बाद में आता है 11। 11 पे आता है Na बराबर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 11 होगी। अब हम इसे लिखना चाहेंगे 2 9, मगर 2 9 नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो सकती है? 1 2। तो 8 हो सकती है, तो 8 से अधिक हुई है तो नया कोष बनना प्रारंभ हो जाएगा 2 8 1। ठीक है, फिर 12 आएगा। ठीक है, 12 पे आ जाएगा मैग्नीशियम Mg। 12 पे Mg आ जाएगा। और यहाँ जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी वो कितनी होगी? 12। जब हम 12 को लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा ये 2 8 2। 12 के बाद में 13 आ जाएगा। 13 पे आ जाएगा हमारे पास में यहाँ Al। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 13 होगी। और फिर हम 13 को कैसे लिखेंगे? तो 13 को हमें कुछ इस प्रकार से लिखना होगा 2 8 3। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार ट्राई करेंगे कि 2 8 2 इसमें 9 क्यों नहीं करा? क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं। अब ये दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो जिस कारण जो हमारा कोष नंबर 3 है अब ये बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बाहर के कोष में, जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं भरा। तो अब हमारे इस पर आ जाएगा 15 पे आ जाएगा। ठीक है, 13 के बाद में 14 के बाद में 15 16 17 18 19 20। पहले 20 तक लिखेंगे, उसके बाद में 21 22 23 24 30 तक लिख देंगे। कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सी के बाद में आएगा, इसके बाद में आ जाएगा Li के बाद में Si। और N के बाद में यहाँ हमारे पास में 15 पे आ जाएगा
फास्फोरस, और 16 पे आ जाएगा सल्फ़र, 17 पे आ जाएगा क्लोरीन, 18 पे आ जाएगा आर्गन Ar, और 19 पे आ जाएगा पोटेशियम, और 20 पे आ जाएगा कैल्शियम। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके बराबर होगी इनके परमाणु क्रमांक के। 16, फिर यहाँ 17, फिर यहाँ 18, फिर यहाँ 19, फिर यहाँ 20। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से लिखना होगा 2, 8, 4, फिर अगले वाले में 2, 8, 5, शुरू में सेम रहेगी, केवल बाद में बढ़ाना है। फिर आएगा 2, 8, 6, फिर आएगा 2, 8, 7, फिर 2, 8, 8, फिर आ जाएगा 2, 8, 8, 1, क्योंकि एक बढ़ा तो हमने 9 नहीं किया। अभी हमने ये पढ़ रखा है कि जैसे ही बाहर के कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नया कोष बन जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि 2 इलेक्ट्रॉन रुके रहेंगे जब तक कि अंदर के कोष 2n² के अनुसार ना बढ़े। जब देखिए ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, कोष 1 कोष 2, मगर ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो अब जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे वे 2 के 3 नहीं होंगे, इस 8 को बढ़ाएंगे, 8 का 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, इस टाइप से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, इनके बाद में 27, 28, 29 और 30। यहाँ चलते हैं 21 पे आता है हमारा SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, ZN। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक के याद करने का तरीका मैं आपको समझा चुका था, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। इसे आप ऐसे याद करेंगे: स्कूल, ट्रेन, वैन, कार, में, फिर, कोई, नहीं, क्यूट, जोन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ: स्कूल, ट्रेन, वैन, कार, में, फिर, कोई, नहीं, क्यूट, जोन। इस टाइप से आप इसे याद कर लेंगे। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। अब हमें 21 का लिखना है, मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, तो कैसे लिख देते हैं हम इसमें? लिख देते 2, 8, 9, 2। ठीक है, अगले का लिख देते कितना? 2, 8, 10, 2, क्योंकि 18 को पूरा करना है। अब हमें कोष पूर्ण रूप से भरना है, मगर 2 रुक रहेंगे जब तक कि अंदर का कोष 2n² के अनुसार नहीं भर जाएंगे। 2, 8, फिर इसके बाद में आ जाता हमारे पास में 11, 2, फिर हमारे पास में आएगा 2, 8, आना चाहिए था 12, 2, मगर आएगा कितना? 13, 1। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सेप्शन है बोरबरी के नियम के अनुसार। फिर 25 को देखेंगे तो 25 में आएगा हमारे पास में 2, 8, 13, 2। ये सही है क्योंकि यहाँ 12, 2 आना चाहिए था, यहाँ 13, 2 ही आता। फिर 26 में आएगा 2, 8, 14, 2। फिर 27 को देखिएगा 2, 8, 15, 2, 2, 8, 16, 2, और यहाँ आना चाहिए था हमारे नियम के अनुसार 2, 8, 17, 2, मगर यहाँ आता है 18, 1, और लास्ट वाले में आ जाता है 2, 8, 18, 2। इस टाइप से। तो ये बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था हमने समझा दी है SPDF में। अगर S की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में हाइड्रोजन है और लिथियम है, ये भी है हमारे पास में बेरिलियम, और इसके बाद में हमने ये भी लिए थे इसमें, ये पोटेशियम है हमारे पास में, यहाँ सोडियम है। ठीक है, ये और बाकी जो हमने व्यवस्था औरों की समझा रखी है, ये हमने P ब्लॉक तत्वों की समझाई है, और 20 से लेकर 30 तक हमने किसकी समझाई है? D की। तो ये संरचना आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको SPDF का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इनमें से किसी एक को लेता हूँ। याद रखिएगा, अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आपको भरने हैं केवल S में, S2 लिखना है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए आपको लिखना है S2, P6। 8 से कम है तो P के घटाइएगा, S के नहीं, S को पूर्ण रूप से भरिएगा। जैसे कि यहाँ 3 होते हैं तो S2P1, 4 होते हैं S2P2, 5 होते हैं S2P3, 6 होते हैं तो S2P4, 7 होते हैं तो S2P5, और अगर 8 होते हैं तो S2P6। इस टाइप से आप इन्हें भरोगे। फिर इसके बाद में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते किसी कारण से तो ऐसे भरा जाएगा S2P6 और D10। ठीक है, इससे 32 होते, फिलहाल इनमें कोई 32 वाला नहीं है मगर फिर भी भर लेंगे। तो अगर 32 होते तो ऐसे भरा जाता है S2P6, D10 और F14, कुछ इस टाइप से भरा जाता है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 1, 4, 14। चलिएगा, अब आप इनमें से कोई से का भी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखेंगे। मैं बीच बीच में से किसी का भी लिख दूंगा। जैसे कि मैं 6 का लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास में 2, 4। तो ये जो हमारे पास में 2, 4 वाला है
मैं इसका लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, इसके लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ लिख दूंगा S2, ठीक है। और कोमा लगाऊंगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख देता इसमें से S2P2। अब यहाँ एक चीज़ और समझेंगे हम, यहाँ जो मैं आपको ये समझा रहा था S2P2 वाली ये बात, और हमें आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। वो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था यहाँ कि यहाँ कोष की संख्या इसके की कितनी है 1 और इसके कोष की संख्या कितनी है 2, तो इनके सामने कोष की संख्या लिखनी होती है 1S2, 2S2, 2P2, ठीक है। जिसका है उसके सामने उसके कोष की संख्या और लिखनी होंगी हमें, बिना कोष की संख्या के हमारा कोई भी काम यहाँ चलने वाला नहीं है, ये हमें लिखनी होगी। ये हो गया। चलिए इसके बाद में मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास में फ्लोरीन 2 7, ये कोष की संख्या 1 है, ये कोष की संख्या 2 है। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में भर जाएंगे S2 में, तो इसे हम लिख देते कितना S2, और अगर 7 हैं तो इसे कितना लिखा जाता, पहले को पूरा भरेंगे S2 और P में कितने भर देंगे 5, P5। कोष की संख्या कितनी है 1 और इसमें कोष की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता 1S2, 2S2, 2P5। चलिए इसे लिख देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी आ गई है 3, ये 1, ये 2 और ये कितना आ गया है 3, 1 2 3। कक्षाओं की संख्या कितनी आ गई है 3 आ गई है, ठीक है। जब कक्षाओं की संख्या 3 आ गई है तो एक बार इसे भी ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ 2 है हमारे पास में, तो 2 के लिए हम क्या लिख देते हैं इसमें S2, कलर कोई डिफरेंट लेना पड़ेगा, रेड कलर का ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि सही से चमके, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेंगे 2 के लिए कितना लिखेंगे इसमें हम S2, 8 है तो 8 के लिए S2 P6 कम्प्लीटली हो जाएगा, S2 P6। इसके बाद में 6 है, 8 से कम है तो S को पूर्ण रूप से भर देंगे, S2 और P के इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे जितने भी हैं, तो P में कितने जाएंगे 4, S2 P4। अब ये देखिएगा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे किसके थे पहले कोष के, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन थे किसके थे दूसरे कोष के, तो 2S2 2P6, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है किसके हैं तीसरे कोष के, तो 3S2 3P4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलिएगा अब 1 मिनट 22 का लिख लेते हैं इस वाले को। ये कोष की संख्या 1, कोष की संख्या 2, कोष की संख्या 3, कोष की संख्या 4। दूसरे कोष में कितने, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 10 हैं और फोर्थ वाले में कितने हैं 2। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 को क्या भरेंगे S2, 8 इलेक्ट्रॉन है S2 कोमा लगा देंगे बीच में S2 P6। अब देखिएगा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं 10 हैं तो 8 तो भर जाएंगे ऐसे ही S2 P6, मगर जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है वे किस में चले जाएंगे D में, D2। अभी भी कितने बचे हुए हैं 2, कोष पूर्ण हो गया है। अब लास्ट के कोष में चलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो किस में भर देंगे S2 में। अब इनका केवल कोष का अंक लिखना है इनके सामने, पहले कोष से तो 1S2, दूसरे कोष से तो 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2 और 4S2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इनका हो गया है कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ आपको चाहिए, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। सॉरी ये तो वीडियो के मेरे पीछे ही आ गया, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, चलिए दिखाई दे गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, कक्ष और कक्षा में अंतर। मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण है। आपका जो आने वाला पेपर होगा आपको मेरे पढ़ाई हुए से बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और एक चीज़ और, आप वीडियो को देखते देखते बीच में से निकल के चल देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, जो मैं आपको टॉपिकों में बीच बीच में समझाता हूँ, वे आपकी छूट जाती है, ठीक है। तो वीडियो को काट काट के मत देखिएगा, जब भी देखना शुरू करिएगा तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है, कि क्या हम कर रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा दूसरी जो हेडिंग है वो हमारी दूसरी हेडिंग है कक्ष तथा कक्षक में अंतर। कक्ष तथा कक्षक में अंतर, ये हमारी है हेडिंग नंबर 2, कक्ष तथा कक्षक में अंतर। अब हम इस वाली हेडिंग को अपने को क्लियर करेंगे, कक्ष तथा कक्षक में अंतर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कक्ष क्या होता है। कक्ष का मतलब इसे हम कक्षा भी बोल देते हैं, ठीक है। और कक्षक क्या होता है, परमाणु का ये वह भाग होता है, याद रखिएगा, वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, सर्वाधिक, ठीक है।
सर्वाधिक संभावना होती है। क्या कहलाएगा वो? कक्षक होती है। क्या कहलाता है वो कहलाता है कक्षक। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है वो कहलाता है हमारा कक्षक। और कक्षा क्या होती है? हमने ये देखा कि हमारे पास में कोई परमाणु था, ये हमारे पास में कोई परमाणु है, ठीक है, ये इसका नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का जो पथ है ये जो है ये तो है हमारी कक्षा। ठीक है, और कक्षक क्या होता है? कक्षक किसी परमाणु का वो भाग होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी हम ये देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं उसे कक्षा कहते हैं। और किसी परमाणु के चारों ओर का वह तिर्य्यम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है कक्षक कहलाता है। ठीक है, कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4 7 तक होती है, जिन्हें हम KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कक्षकों की संख्या जो है वो अभी तक कुल कितनी है? 4 है। उपकोषों की संख्या S P D F। ठीक है, तो इसमें कितने कक्षक होते हैं? 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। अगर हम इनमें 2 जोड़ते हुए जाएंगे, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 = 7, तो अगले के कक्षकों की संख्या हमें यहाँ निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख ही चुके हैं बोरबरी के नियम के अनुसार। अब इसके बाद में हमारे इसमें जो कुछ छोटे छोटे से जो टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं, जोन से भी हमारे इसमें टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे कि इसमें से हमारा एक बचा हुआ है अपवाह का नियम। तो जो हमारे इसमें से अपवाह जो नियम बचा हुआ है अब हम उसे पढ़ेंगे। अब अपवाह नियम होता क्या है? ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ अपवाह नियम की। तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है? अपवाह नियम। तो मैं टॉपिक डाल लेता हूँ यहाँ, अपवाह नियम। अपवाह नियम, कुछ जगह अपवाह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ये कि समझेगा, ये हमारे पास में आज जो हमारा नियम है वो क्या है? अपवाह नियम है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जो अपवाह है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो अपवाह है एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। याद रखिएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना या फिर बनाना। अब जो इनका मेन नियम क्या था? वो इनका मेन नियम ये था कि अगर हम किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा में धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे तो हमें जो उच्च ऊर्जा के कक्षक होंगे उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो मैं इसका जो मेन नियम की जो पॉइंट है वही लिख देता हूँ कि किसी मेन नियम लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भरते हैं। कक्षकों में भरते हैं। ठीक है, भरते हैं या प्रवेश करते हैं। याद रखिएगा, कक्षकों में प्रवेश करते हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होगा पहले भी किस में प्रवेश करेंगे? निम्न ऊर्जा के स्तरों में, उसके बाद किस में प्रवेश करेंगे? उच्च ऊर्जा के स्तर में। ठीक है, और यहाँ याद रखिएगा, अगर किसी परमाणु में n+n का मान न्यूनतम है
तो वो सर्वप्रथम भरता है। और अगर किन्हीं दो कक्षकों में n+l का मान समान आ जाता है तो पहले वह कक्षक भरता है जिसमें n का मान कैसा होगा, न्यूनतम। इन्होंने इनके 2 पॉइंट भी दिए थे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो भरते हैं n+l के नियम के अनुसार, ठीक है। n+l इसके नियम के अनुसार भरेंगे, जिसमें n+l का मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। n का मान न्यूनतम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, पहले, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी बता दिया था इसमें कि अगर किन्हीं दो परमाणुओं में n+l कैसा है, समान, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा जिसमें n का मान कैसा होगा, कम होगा। जिसमें n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भर जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने अपनी एक टेबल सी भी बना के दिखाई थी, उस टेबल को भी बना लेते हैं। वो टेबल इनकी ये थी, n+l का मान इन्होंने दिखाया हुआ था। यहाँ हम लिख लेंगे इसमें n+l और यहाँ हम नीचे लिख देंगे इसमें कक्षक। अब n+l का मान किस किस में कितना आता है, 1 किस में आता है, केवल 1s में। फिर 2 आता है किस में, और केवल 2s में। अब जो 3 होता है n+l का मान वो किस में आता है, 2p में भी आता है, ठीक है, और 3s में भी आता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में भरेगा, उसके बाद किस में भरेगा, 3s में। फिर इसके बाद में 4 किस किस में आता है, 3p में और 4s में। फिर जो n+l का योग है वो 5 भी आता है, 5 आता है 3d में, 3d के बाद में 4p में, और 4p के बाद में 5s में। फिर 6 भी आता है, 6 आता है 4d में, 5p में और 6s में। कुछ में 7 भी आता है, जिनमें 7 आता है वे होते हैं 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, उसके बाद में 7p, और कुछ में 8 भी आता है। जो 8 आता है वो आता है किस में, 5f में, 5f के बाद में 6d, 6d के बाद में 7p और 7p के बाद में 8s, ठीक है। तो सबसे बाद में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 8s में जाएगा। मगर 8s मेरे विचार से तो शायद अभी तक संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। इस टाइप से हम इन्हें भर लेंगे। तो ये हमारे पास में ये एक टेबल ही थी हमारी, जो मैंने आपको बना के दी है, ये हमारी एक टेबल ही है। ये कुछ इस टाइप से डिवाइड हुई हुई है। ये टेबल भी हम नियम के साथ में ही बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस नियम के लिए जो मेन है वो एक इसका ग्राफ सा होता है, वो ग्राफ बनाना सीख लेंगे। अभी वो ग्राफ मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। ग्राफ बहुत ही आसान है, आप आराम से बना लोगे उसे, ठीक है। सबसे पहले s वाले बना लीजिए, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसमें 1s, गोल कर लीजिएगा। 1s के बाद में फिर 2s, थोड़े थोड़े से गैप से बनाएंगे, फिर 2s, 2s के बाद में 3s, 3s के बाद में 4s, 4s के बाद में 5s, फिर 6s, फिर 7s। जैसे हमने s वाले बनाए हैं, ठीक इसी प्रकार से हम किन्हें बना लेंगे, p वालों को। p के 2 से शुरू होंगे, ठीक है, 2p गोल कर लेंगे, 2p के बाद में 3p, 4p, 4p के बाद में 5p, 6p, 7p। p के बाद में d पे चलते हैं, ठीक है, d बना लेंगे। अब d जो शुरू होंगे वे होंगे 3 से, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d अभी संभव नहीं है, तो केवल ये इतने तक ही रहेंगे, 4d, 5d, 6d और 7d, ठीक है। यहाँ से आगे नहीं होंगे। चलिए अगले कलर से दूसरे बना लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी हमें थोड़ी सी। अब रेड का ही प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद में आएंगे f, यहाँ जाएगा हमारे पास में 4f, ठीक है, 4f के बाद में आ जाएगा 5f, केवल इतने ही बनेंगे 5f, ठीक है। अब आप इनमें कुछ इस टाइप से एरो लगाइएगा, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे ऐसे ही इसमें लगाइएगा, जैसे इसमें लगाया ऐसे 3s और 2p को भी जोड़ दीजिएगा क्रॉस करते हुए ऐसे ही। फिर इसके बाद में 4s
3p को जोड़िएगा। फिर इसके बाद में 5s 4p 3d इन्हें जोड़ लीजिएगा इस टाइप से, और 6s 5p 4d को जोड़ लीजिएगा। इसके बाद में 4s 6p 5d के बाद में 4f को जोड़ लेगा। फिर 7p 6d और 5f को भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब इनमें आप एरो लगा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप इनमें एरो लगा लेंगे इस टाइप से हर किसी के बीच में, कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रवाह है वो किस ओर से किस ओर को है। यहाँ से ही आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इसी टाइप से बना लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें क्या काम करेंगे, जो इनका जो उल्टा क्रम है वो भी हम अभी फटाफट इनका दिखा देंगे। अब ये 1s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने के बाद में किससे जाता है, 2s से। 2s से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कहाँ जाता है, निकलने के बाद में जाता है 2p में, और 2p से निकलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश करता है, 3p में। 3p से निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉन 4s यहाँ पहुँच जाएगा, और 4s से निकलने के बाद में कहाँ जाता है, 3d में। 3d से जाने के बाद में 4s से फिर निकलता है, फिर हम यहाँ से इसमें निकलते हुए चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो किस में प्रवेश करेगा, 4d में। फिर यहाँ से भी निकलते हुए चले जाएंगे 6s से, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ चला जाएगा तो निकलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश करेगा, वो जाकर प्रवेश करेगा 4f में। 7s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 5f में। ठीक है, और लास्ट में चला जाएगा और यहाँ जाके इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो जो कुछ है वो कुछ इस टाइप से इसका जो क्रम होता है, जो मैंने आपको ये बना के दिखाया है। ठीक है, तो आप के नियम में ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है ये भी हमारा चलता है। अब याद रखिएगा, मैं आपको n के मान समझा रहा था कि कब n का मान 1 होगा, कब n का मान 2 होगा, कब n का मान 3 होगा। ठीक है, तो जो n के मान मैंने आपको समझाए हैं वो आपके यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे, और आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। देखिए, n का मान 1 होता है केवल पहले वाले के लिए, फिर n का मान 2 होता है किसके लिए, 2s के लिए, 3 होता है 2p 3s के लिए, और ये क्रम भी ऐसे होगा, पहले ये फिर बाद में ये, फिर 4 होता है इसके लिए, 5 होता है इसके लिए, 6, फिर इसके बाद में 7, 6 के बाद में 7, और 7 के बाद में 8 इनके लिए होगा, और ये क्रम से ही चलेंगे। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इसी टाइप से इनका क्या होगा, क्रम होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरे विचार से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यही क्या है, इनका क्रम था जो हम अभी इसमें पढ़ चुके हैं। अब आबभाव का नियम हमारा फिनिश हो गया है। आबभाव के नियम से इसमें हम कुछ एक ऊर्जा स्तर और हमें इनका दिखाना है। तो इनका जो ऊर्जा स्तर होगा, ठीक है, वो भी हम यहीं दिखा देते हैं। तो ऊर्जा स्तर और दिखा देते हैं इनका। इनमें जो ऊर्जा स्तर होगा वो ऊर्जा स्तर इसी टाइप से होगा जिस टाइप से ये बने हुए हैं। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर सबसे कम किसका होगा, 1s का। ठीक है, तो यहाँ हम क्रम से लिखते हुए चले जाएंगे। जो सबसे पहला होगा वो कौन होगा, 1s होगा। 1s से ज़्यादा किसका होगा, 2s का होगा। 2s के बाद में किसका होगा, 2p का होगा। 2p के बाद में 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, और 4s के बाद में 3d, 3d, और जो 3d के बाद में आ जाएगा वो आ जाएगा 4p, 4p के बाद में 5s, 5s के बाद में 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में 4f, और 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में आ जाएगा हमारा 6p, 6p के बाद में 5s, सॉरी 7s, 7s, 7s के बाद में 5f, और जो 5f है 5 के बाद में आ जाएगा 6d, और इसके बाद में आ जाएगा 7p। इस टाइप से ये जो ऊर्जा स्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये ऊर्जा स्तर इसी टाइप से ही लिखा हुआ है कि पहले 1s, 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3s के बाद में 3p, 4s, 3d, 4d, 5d, 5s, 5s के बाद में 4d, 5p, 4s, इसके बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, 6p के बाद में 7p, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके बाद में चले जाएंगे, 6s के बाद में 4f, 5d, 6p, 4s, 4s के बाद में 5f,
6d और 7p में। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, जिस टाइप से मैं आपको इन्हें दिखा रहा हूँ, जिस टाइप से आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप से ये भर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा ये नियम भी फिनिश हो गया है। इसके बाद में जो हमें इस टॉपिक में से पढ़ना था वो हमें इसमें से पढ़ना था, केवल एक नियम और है हमारा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हम उसे और समझ लेते हैं। अब जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था वो था क्या। ठीक है, अब हम हेडिंग डाल लेते हैं। जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। इन्होंने ये कहा था कि किसी विशेष क्षण पर, ठीक है, जो इनका नियम है वो ये है कि किसी विशेष क्षण पर किसी कण की स्थिति और कण के संवेग या वेग का यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि किसी गतिशील कण की, किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग या वेग का यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है। यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है। यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है, एक साथ सही निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इनके लिए इन्होंने एक संबंध भी दिया था। इन्होंने मान लिया था कि माना यदि स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो, डेल्टा एक्स, माना स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता या अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता, सॉरी संवेग है, संवेग में अनिश्चितता या अनिश्चितता, ठीक है, डेल्टा पी हो, तब इन्होंने एक समीकरण दी थी। इन्होंने समीकरण दी थी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एच अपॉन 4 पाई से या तो बड़े होंगे या इसके इक्वल होंगे। अब हमें पता है जो डेल्टा पी है वो इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा वेग के। इसका मतलब m इंटू डेल्टा वी। किसी कण का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है पर वेग परिवर्तित हो सकता है, तो इसके लिए एक नई समीकरण बन जाएगी। चूंकि डेल्टा पी इक्वल टू m इंटू वी, तो यहाँ हमारे पास में इसकी एक और समीकरण आ जाती है। वो समीकरण हमारी बन जाती है इसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है, इंटू m इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये समीकरण इन्होंने दी थी। ये किस बेस पे इन्होंने समझाया था? इन्होंने इस बेस पे समझाया था कि कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और वो गति कर रहा है। हमने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन इस टाइप से गति कर रहा है कि वो यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करा और यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो इसका जो वृत्ताकार पथ है वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए था। ये इस टाइप से करता हुआ यहाँ जाता, ठीक है, वापस आ जाता, एक वृत्ताकार पथ पे गति करता। मगर जब इलेक्ट्रॉन इस वाली कंडीशन में जाएगा, यहाँ वाली में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, और इसे कहीं से फोटोन की ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ इसे क्या मिल गई है? एच न्यू ऊर्जा। तो जब इसे एच न्यू ऊर्जा मिल जाएगी तो ये तुरंत ही उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के बाद में कहाँ चला जाता है? अगली कक्षा में, ठीक है। तो ये अपनी कक्षा में नहीं चक्कर लगाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? तुरंत ही अगली कक्षा में। जब ये अगली कक्षा में जाएगा यहाँ से, तो इसकी स्थिति तुरंत ही क्या होगी? परिवर्तित होगी, और अल्प समय के बाद में ये ऊर्जा को क्या कर देगा? उत्सर्जित कर देगा, और वापस कहाँ लौट के आ जाएगा? अपने वाली
कक्षा में, जो सी कक्षा में चक्कर लगा रहा था। तो इस स्थिति में इसकी गतिशीलता अर्थात इसके संवेग का और इसकी स्थिति का यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का चक्कर भी केवल इसी बात पर निर्भर करता है, इसी बात से ही संभव है कि इलेक्ट्रॉन जो है वे लगातार फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं। एक उत्सर्जित कर देता है तो दूसरा अवशोषित कर लेता है, और इसी टाइप से लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इसके बाद में जो हमने ये यूनिट पढ़ी है, इस यूनिट में हमारा ऐसा कुछ नहीं बचा है। और एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा ये समझिएगा, जो हम इसमें समझाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की है वो कण की और तरंग की प्रवृत्ति किस बेस पे होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की कण व तरंग प्रकृति किस बेस पे होती है, इस वाले को हम समझेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को जो हमारे पास में जिंक सल्फाइड की लगी हुई है या सल्फाइड एक स्क्रीन होती है उससे टकरा देते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये कोई सल्फाइड की स्क्रीन थी, मान लीजिए ये हमारे पास में कोई सल्फाइड की स्क्रीन थी, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे ला के इससे टकराया, तो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही जगह चमक उत्पन्न करेगा इसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे करके केवल एक ही बिंदु पे। ठीक है, तो ये जो लक्षण होता है किसका होता है, कण का होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन में जो गुण है वो किसका है, कण का है। चलिए एक पॉइंट से अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कभी पढ़ी थी, 11वीं क्लास में पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी होगी कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक कांच की विद्युत विसर्जन नलिका ली गई थी, इसके एक सिरे पर लगाया गया था एनोड, एक सिरे पर लगाया गया था कैथोड, और लगाने के बाद में इसे उच्च विभव दिया गया था, लगभग कोई 10,000 से 30,000 वोल्ट। ठीक है, 10,000 से 30,000 वोल्ट इतना इसे विभव दिया गया था। तो यहाँ इसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वे कैथोड से एनोड की ओर चल रहे थे। तो इसे मान लीजिए आप यहाँ एनोड और इसे मान लीजिए यहाँ आप इसे कैथोड, तो ऐसे चल रहे हैं वे कुछ इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन पुंज था, तो उसमें ये समझाया गया था, यहाँ भी मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि जब हम इसके मार्ग में कोई हल्के पैडल का पहिया रख देते हैं तो वो हल्के पैडल का पहिया घूमने लगता है, अर्थात इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। अब जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी किस में होती है, कण में होती है, न कि तरंग में। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है इनका कि ये क्या है, कण है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए एक गुण हमने इसमें और देखा था, यहाँ हमने इसके चारों ओर क्या लगा दिया था, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास में प्लस वाला चार्ज था उसकी ओर को आकर्षित हो जाती हैं। तो ये गुण भी किस में होता है, ये गुण जो थर्ड पॉइंट का जो गुण है, ये गुण भी किस में होता है, केवल कण में होता है, न कि तरंग में। ये कुछ पॉइंट थे जो हम इसमें इसकी कण प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, और इसके बाद में बात करते हैं इसकी तरंग प्रकृति की। जब हम बात करेंगे इसकी तरंग प्रकृति की, तो तरंग प्रकृति को जो समझाया था इसकी वो दो वैज्ञानिक थे, एक तो था जर्मेरर और दूसरा वैज्ञानिक था इसका डेविसन। एक जर्मर था और दूसरा क्या था, जर्मेरर, और दूसरा था डेविसन। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी तरंग प्रकृति को समझाया था। तो इन्होंने ये बताया था इसकी तरंग प्रकृति में कि कोई टंगस्टन का लैंप लेंगे, ठीक है, और टंगस्टन के लैंप को बना लेंगे। तो जो टंगस्टन का लैंप था, तो मैंने कुछ इस टाइप से एक बल्ब बना दिया है, जिसे मैंने मान लिया है कि ये हमारे पास में क्या है, टंगस्टन का लैंप है। ठीक है, ये हमारे पास में कोई टंगस्टन का लैंप है, जिसे मैं आपको बिल्कुल एकदम कलरफुल सा ही बना के दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास में टंगस्टन का लैंप है, इसके भीतर ये हमारे पास में गूंज लगी हुई है, जिसे हमने कुछ इस टाइप से बना रखा है। ठीक है, और ये कैसी कंडीशन में है, जो टंगस्टन का लैंप है ये दीप्त अवस्था में है, जला हुआ है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा प्रकाश भी दिखा देंगे इस टाइप से, ऐसे करके। ठीक है, हीट निकल रही है इससे, ये दीप्त अवस्था में है। अब हमने दूसरा काम देखा इससे कि इससे कोई इलेक्ट्रॉन का बीम निकल रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पुंज निकल रहा है। ठीक है, आयरन लगाएंगे और यहाँ हम इस पे इसके ऊपर दिखा देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन बीम, अर्थात इलेक्ट्रॉन का पुंज, इलेक्ट्रॉन का पुंज। ठीक है, यहाँ हमने ये इलेक्ट्रॉन का पुंज दिखा दिया है। अब इलेक्ट्रॉन के पुंज को हमने जो निकाल दिया है, यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से निकाल दिया। अब इसके ऊपर हम यहाँ लगा देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक ऊपर से दिखा देंगे,
और दूसरे को कहाँ से दिखा देंगे, नीचे से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम इसमें लगा लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, ये हमने यहाँ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, चलिए कोई नहीं, मार्कर हमारा ये काम नहीं कर रहा है इस पर, तो हम यहाँ इसमें हमने बीच में क्या लगा दिया है, यहाँ इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से हम इसे दिखा देंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमने इसके बीच में यहाँ ये लगा दिया है। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। चित्र बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद में इसके जो मार्ग में हम वो रख देते हैं, इसके मार्ग में हम रख देंगे यहाँ एक डिफेक्ट, यहाँ हम रख देंगे इसमें निकल का क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ हमने जो इसका ये मार्ग था, ये यहाँ इसके मार्ग में हमने यहाँ रख दिया है निकल का क्रिस्टल। तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ हमने इसमें निकल का क्रिस्टल रख दिया है। ठीक है, ये बीच वाली कंडीशन में। ठीक है, ये निकल का क्रिस्टल रखा हुआ है और निकल के क्रिस्टल के सामने यहाँ हमने एक बहुत ही बड़ा सा पर्दा ले रखा है जो हमने इसके सामने यहाँ लगाया हुआ है। तो हम यहाँ एक पर्दा और बना लेंगे, एक बड़ा सा पर्दा, ताकि हम अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो ये हमारे पास में है यहाँ एक पर्दा। ठीक है, ये मैंने कुछ इस टाइप से ले रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में पर्दा है। तो जब ये डिफेक्टेड बीम इससे होके पर्दे पे जाएंगी इस टाइप से या इस टाइप से या इस टाइप से या निकल के जाएंगे, तो ये क्या काम करेंगे, पर्दे पे काली और चमकदार समकेंद्रीय आकृतियाँ बना देंगे इस टाइप से। जो दूसरे वाला था वो कुछ इस टाइप से जुड़ के बना देगा। ठीक है, जो और निकलेगा कोई तीसरा यहाँ से जाएगा और इसे भी यहाँ से दिखाएंगे, तो ये भी क्या काम करेगा, इस पर आके इस टाइप से जुड़ के एक चक्रीय रिंग बना देगा। अगर और भी जाएंगे तो और भी कुछ इसी टाइप से समकेंद्रीय चमकदार इसमें काली रिंग बना देंगे। ठीक है, एक केंद्र वाली। तो यहाँ ये बार बार आप देख रहे हैं किस टाइप्स की आकृति हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ हमें ये गोलाकार आकृतियाँ प्राप्त हो रही हैं, वृत्ताकार। ठीक है, नहीं गोल वृत्ताकार, ये गोल वृत्ताकार आकृति हमें यहाँ प्राप्त हो रही हैं और इन्हें हम क्या बोल देंगे, समकेंद्रीय चमकदार काली आकृतियाँ। तो यहाँ से जो सिद्ध होता है वो ये सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, तरंग की होती है, न कि कण की। क्यों? क्योंकि यहाँ तरंग का व्यवहार इलेक्ट्रॉन बार बार दिखा रहा है, तरंग की प्रकृति कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये यूनिट हम इतना ही पढ़ेंगे, जो यूनिट में आने लायक टॉपिक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हमारा वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक इसका नहीं बचा है। और याद रखिएगा इस जो यूनिट हमने पढ़ी है, जब हम CCS से हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी यूनिट से आएगा। और जो हमारी इनऑर्गेनिक है, जो हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे चैप्टर हैं वे कुल 6 चैप्टर हैं और 6 के 6 चैप्टर में से ही क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वे शॉर्ट क्वेश्चन कुल कितना आएंगे, 10 आएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, LONG, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे केवल 4। अब याद रखिएगा ये जो 4 हैं ये या में होते हैं अथवा में होते हैं, कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन हमारी इस जो है फर्स्ट यूनिट से भी होगा, जो हमने फर्स्ट यूनिट अभी पढ़ी है, जितना पढ़ा है इसमें से, और कम से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर होगा। तो ये मान के चलिए 7.5 + 2 = 9.5। 9.5 नंबर का जो हमारा पेपर होगा 50 में से, वो इसी यूनिट में से आएगा। यूनिट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।